अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम को राउंड अप के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान नीलम अरशद। नाज़रीन, अदालत उज़्मा से अदालत आलिया तक गुज़श्ता हफ्ते या रवा हफ्ते कहना चाहिए कि बड़ी अहम डेवलपमेंट्स हुई। सबसे पहले हम बात करेंगे चेयरमैन तहरीक इंसाफ से मुतल्लिक, जबकि दूसरी जो टॉप स्टोरी होगी वो हमारी होगी फैज़ाबाद धरने से मुतल्लिक। तो चलते हैं सबसे पहले अपनी पहली टॉप स्टोरी की तरफ। नाज़रीन, FIA ने साइफर केस में चालान ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खसूसी अदालत में जमा करवा दिया है, जिसमें चेयरमैन PTI और शाह महमूद कुरैशी को कसूरवार करार दिया गया है। विफाकी तहकीकाती इदारे ने अदालत से चेयरमैन PTI और साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी को ट्रायल करके सजा देने की इस्तदा कर दी है। इतलात के मुताबिक असद उमर को FIA ने मुल्ज़िमान की फहरिस्त में शामिल नहीं किया, जबकि साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी आज़म खान FIA के मजबूत गवाह बन गए हैं। इनका 161 और 164 का बयान चालान के साथ मुंसलिक है। ज़राए के मुताबिक चालान में कहा गया है कि चेयरमैन PTI ने साइफर अपने पास रखा और स्टेट सीक्रेट का गलत इस्तेमाल किया। साइफर कॉपी चेयरमैन PTI के पास पहुंची लेकिन वापस नहीं की गई। शाह महमूद कुरैशी ने 27 मार्च की तकरीर की, फिर चेयरमैन PTI की मुआवनत की। इसी हवाले से मजीद बात करते हैं अपने साथ अपने नुमाइंदगान से। इमरान वसीम, तैयब बलोच और जुल्करनैन हमारे साथ मौजूद हैं। इमरान वसीम, अहम डेवलपमेंट होती हुई नज़र आ रही है इस तमाम तर मामले पे। एक के बाद एक कहने को ये कहना चाहिए कि कहावत है कि पहले के जो यार अब के गद्दार। तो एक वक्त में काफ़ी मिली जुली चीज़ें जो थी वो सामने आई, बयानात जो थे काफ़ी मुमासलत रखते थे उन तमाम अफराद के जो कि इस केस में नामजद हैं, और अब वही लोग जो हैं कुछ बयानात दे रहे हैं। 161 और 164 का बयान इस तमाम तर मामले में कितनी अहमियत का हामिल है? देखिए नीलम, साबिक प्राइम मिनिस्टर के जो साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी है आज़म खान, आप अगर वो साइफर का चलान देखें जो रिपोर्ट किया गया है उसमें कहा गया कि टोटल 28 विटनेसेस जो है उसमें शामिल किए गए हैं इस चलान में, और उसमें वो तमाम गवाहों के नाम शामिल किए गए हैं। जब ये साइफर वजारत खारजा में आता है, वो साइफर जब वहाँ से कॉपी हो गया, क्योंकि ये तो एक डिप्लोमेटिक लैंग्वेज में लिखा हुआ एक लेटर था ना, इसको जब आप ट्रांसलेट करते हैं इंग्लिश लैंग्वेज में, तो उसके बाद फिर जब ये कॉपियाँ बन के वजारत खारजा से निकलती हैं वज़ीर आज़म ऑफिस तक, तो जो तैयार करने वाले हैं, जो हैंड ओवर करने वाले हैं वज़ीर आज़म ऑफिस के जो जॉइंट सेक्रेटरी वहाँ पे गए थे, फिर वज़ीर आज़म ऑफिस में जिनके हैंड ओवर किया गया, और फिर वहाँ से जिस तरीके से ये चेयरमैन PTI के सपोर्ट किया गया, हवाले किया गया, उन तमाम लोगों को इस केस में विटनेस के तौर पर शामिल किया गया। 28 गवाह बताए जा रहे हैं, जिसमें सेक्रेटरी भी हैं, जो अमेरिका में पाकिस्तान के सफ़ीर थे उनको भी शामिल किया गया है, और एडिशनल सेक्रेटरी भी शामिल हैं, साबिक वज़ीर आज़म के साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी भी शामिल हैं। तमाम 28 गवाहों में से सिर्फ एक गवाह ऐसा है जिसका सेक्शन 164 का भी स्टेटमेंट है, यानी 27 गवाहों के सेक्शन 161 के बयानात हैं। अब सेक्शन 161 का बयान क्या होता है? ये वो स्टेटमेंट बयानात हैं जो तमाम गवाहों ने जाके FIA की टीम के सामने रिकॉर्ड करवाए हैं। अब सेक्शन 164 का जो बयान है वो आज़म खान साहब ने रिकॉर्ड करवाया है, उनका 164 का भी है जो FIA में उन्होंने रिकॉर्ड करवाया। 164 का बयान उन्होंने मजिस्ट्रेट के सामने जाकर रिकॉर्ड करवाया है, और उस बयान की जो सेंसिटिविटी है वो 161 के बयान से बहुत ज़्यादा होती है। बिल्कुल। तो जैसा कि आप खुद अपनी बात में कह रहे थे कि माजी के जो यार थे आज वो गवाह बन गए हैं चेयरमैन PTI के खिलाफ, तो आज़म खान जो हैं इस केस में चेयरमैन PTI के खिलाफ जो है प्राइम विटनेस के तौर पे जो है इस चलान में उनका नाम जो है शामिल किया गया है। अच्छा, इसमें एक और चीज़ भी है जो एक सवाल होना चाहिए। चलान तो आज दाखिल हो गया मुतल्लिका अदालत में, अब आगे क्या होगा? असल तो प्रोसेस जो लोग जानना चाहते हैं कि इस चलान के सबमिट होने के बाद अब आगे अगली कार्रवाई क्या होगी, प्रोसीडिंग क्या होगी। तो ये चलान आज जमा हुआ है, 10 अक्टूबर की तारीख डाली गई अदालत की तरफ से, यानी 10 अक्टूबर को चेयरमैन PTI शाह महमूद कुरैशी को साइफर अदालत के सामने पेश करना है। लेकिन चलान के सबमिट होने के बाद 10 अक्टूबर से पहले भी जो जज साहब हैं अबुल इस्नाद जुल्करनैन साहब, जो इस केस को प्रिजाइड कर रहे हैं, वो पहले भी इस केस को समाअत के लिए मुकर्रर कर सकते हैं, और केस को समाअत के लिए इसलिए मुकर्रर किया जाएगा कि तमाम जो फ्रीकैन हैं, जो रिस्पोंडेंट साइड से हैं, शाह महमूद के जो वकील हैं, जो चेयरमैन PTI के वकील हैं, उन्हें इस चलान की कापियां मुहैया की जाएंगी। और जैसे ये प्रोसेस मुकम्मल होगा उसके बाद फिर 7 दिन का वक्फा होगा, 7 दिन का वक्त दिया जाएगा। 7 दिन के बाद जो अगली हेयरिंग होगी, जो अगली समाअत होगी, उसमें मुल्ज़मान पे फर्द जुर्म लगाई जाएगी, उनको चार्जशीट किया जाएगा, और जब चार्जशीट मुल्ज़मान हो जाएंगे उसके बाद फिर बाकायदा तौर पे ट्रायल का आगाज होगा। तमाम जो एविडेंस जो चलान के साथ पेश किए गए हैं वो एक एक करके अदालती रिकॉर्ड के ऊपर जज साहब को बताए जाएंगे, एग्जिबिट किए जाएंगे, यानी ट्रायल का आप कह लें कि बाकायदा आगाज होने जा रहा है इस केस में। सही। तैयब बलोच,
अहम डेवलपमेंट हो रही है। चेयरमैन तहरीक इंसाफ की जो मुश्किलात हैं वो बढ़ती हुई नज़र आ रही हैं हमें, और इस केस में जो सज़ाएं हैं अगर उनको देखा जाए, जो प्ली ली गई है इस सीक्रेट एक्ट से मुतालिक, तो 53A काफ़ी संगीन जो सज़ाएं हैं वो दी जा सकती हैं। एक तो कम अज़ कम 14 साल की सज़ा है, दूसरा जो है आपको हमेशा के लिए जो सज़ाए मौत है उसकी सज़ा जो है वो भी सुनाई जा सकती है। तो आप इस मामले को कैसे देख रहे हैं? अभी तक की जो कार्रवाई है और जो गवाहान पेश किए जा रहे हैं कितने स्ट्रॉन्ग नज़र आ रहे हैं? देखिए, ये मामला ही तो इंतहाई संजीदा है, क्योंकि पाकिस्तान की तारीख में या कि शायद अगर हम दुनिया की हिस्ट्री में देख लें तो ये शायद वैध अकलौता साइफर है जो डिकोड होने के बाद पब्लिक भी हुआ, फिर उसके ऊपर खेला भी गया और अवामी जज्बात भी उस पर उभारे गए। देखिए, जितने भी ममालिक होते हैं उसके अंदर ये इस तरीके से खत्तो किताबत होती है, साइफर आते रहते हैं, लेकिन वो सिर्फ मुतलका लोगों की हद तक ही रहते हैं, वो पब्लिक नहीं होते। तो यहाँ पे जो है मामला ये है कि यहाँ पे तो पूरी कापी जो है वो भी गुम हो गई कि साइफर जो है जो वजारत खारजा से डिकोड होके चला, वजीर आजम हाउस गया, और फिर वो पूरी चेन जिस तरीके से ट्रायल के अंदर चलान के अंदर बता दी गई कि पूरी चेन जो 27 लोग इन्वॉल्व थे उन सबके भी बयानात कलम बंद हो गए। तो ये मामला इंतहाई संजीदा है और हसास नोयत का है, और मैं इसी वजह से कह रहा हूँ कि हमें अदालती तारीख में ऐसी मिसाल पाकिस्तान में तो बिल्कुल ही नहीं मिलती कि कभी ऐसा किसी के साथ हुआ। तो ये एक नई तारीख भी रकम हो रही है। तो इसी वजह से इस मामले की संजीदगी को देखते हुए अब ये हमें नजर आ रहा है कि जिस तरीके से उनके ऊपर सेक्शन लगाई गई हैं, तो तहरीक इंसाफ के चेयरमैन को जो है वो डेथ पेनल्टी भी हो सकती है, जैसा आपने कहा, सजाए मौत भी हो सकती है, और फिर ये मामला जो है वो हसास होने के साथ साथ जो है स्ट्रांग नोयत का भी है, क्योंकि अभी तक वो साइफर की मुतलका कापी जो है वो नहीं मिली। हमें यहाँ पे पाकिस्तान में बैठे हुए अमेरिकन न्यूज़ जो पोर्टल है या न्यूज़ वेबसाइट्स है वहाँ से चीज़ें आ जाती हैं साइफर डिकोड होकर, इंटरनेशनल मीडिया, तो हमें नहीं पता, और यहाँ पे FIA को अभी तक वो कापी नहीं मिली। लेकिन यहाँ पे कुछ लोग ये ज़रूर राय दे रहे हैं कि जी वो सबूत क्या होंगे। सबसे पहली बात है कि गवाह जो है उन्होंने तो अपने बयानात रिकॉर्ड कर दिए, जैसे इमरान ने कहा कि 164 का जो बयान है उसको तो नहीं जुटलाया जा सकता, और फिर वो भी कि जैसे कहते हैं ना घर का भेदी लंका ढाए, तो बिल्कुल ऐसी बात है कि आजम बेदी के साथ तैयब इसमें अपने स्टेटमेंट भी उनके हैं जो 27 मार्च को उन्होंने स्टेटमेंट दिया था। उसके बाद फिर जब FIA में खुद जाके चेयरमैन PTI पेश हुए तोशाखाना केस में गिरफ्तार होने से पहले, उनके अपने बयानात में भी तजादात हैं, बिल्कुल उनके अपने बयानात में तजादात हैं, वो भी उनके खिलाफ इस्तेमाल होंगे। देखिए, जब इन्होंने जलसे में खड़े होकर वो साइफर जब पहली दफा मंजरे मंशा शहूद पे आया तो उन्होंने लहराया, बाद में कहते हैं कि वो साइफर नहीं था, यानी वो खुद अपनी चीजों से मुकरते भी रहे, मानते भी रहे। तो ये वो सारी चीजें जो है वो सफिशिएंट है, इनफ है जो है वो तहरीक इंसाफ के चेयरमैन को गिल्टी साबित करने के लिए, और वो तकरीबन गिल्टी हो भी चुके हैं, क्योंकि अभी तक वो कापी भी नहीं मिली, चीजें भी नहीं मिल रही, और वो लिंक जो है वो लिंक जो चेन पूरी है, तो उस पूरी चेन ने जो है मेरे ख्याल में सारा इल्जाम जो है वो खुद तहरीक इंसाफ के चेयरमैन पे ही डाला है कि सारा कुछ इन्हीं की ही वजह से ऐसा हुआ। तो उसमें ये दो मरकजी लोग जो हैं शाह महमूद कुरैशी और तहरीक इंसाफ के चेयरमैन, तो ये दोनों जो हैं वो इस शिकंजे में जरूर आ रहे हैं। तो उनकी सजा जो है वो मैंने आपने खुद बता दी है, एक सजा मौत भी हो सकती है और 14 साल कैद, 14 साल की कैद। ठीक है, जुल्करनैन, दोनों पैनलिस्ट की बात आपने सुनी, हमारे साथी नुमाइंदगान की, आप किस हद तक इत्तफाक करते हैं इस केस में कितनी जान है, और इसके बाद अब जब गवाहान जो हैं वो ऑन रिकॉर्ड आ चुके हैं, एक तरह से कार्रवाई का बाकायदा तौर पर आगाज़ होने वाला है, तो ऐसे में इन जो बयानात हैं उनकी कितनी वक़्त है? देखिए नीलम, तैयब बलोच ने तो गिल्टी करार दे दिया दोनों को, और शायद सजाए मौत भी गालिबन सुना दी हो, तो ले जाएं डायरेक्ट फांसी घाट पे ही। मामला ये है कि जो FIR है मेरे सामने वो है, मैंने अपने इसको मोबाइल में खोला हुआ है, इस FIR में साइफर की गुमशुदगी का कोई जिक्र नहीं है। FIR ये कह रही है कि जो साइफर के कंटेंट्स हैं उसका मिसयूज किया गया है अपने अल्टीरियर मोटिव्स के लिए, पॉलिटिकल गेन्स के लिए। अब मुझे पहले एक बात बताएं, जब साइफर की तहकीकात के लिए इन चैम्बर अपील लगी थी, जो एक पिटीशन आई हुई थी उस पर एतराज़ लगे और चैम्बर अपील हुई, मोहतरम जो अभी के चीफ जस्टिस है काजी फाइज ईसा साहब, उन्होंने चैम्बर में अपील की समाअत की। उन्होंने उस वक्त कहा कि साइफर को मैं खोल भी नहीं सकता, मैं इसको हाथ भी लगाऊंगा तो मुझ पर भी ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट लग जाएगा। अब साइफर के कंटेंट FIA के एक तफ्तीशी अफसर ने खोल के क्या पढ़ ली है, जो वो पढ़ने के बाद कह रहे हैं कि ये मिसयूज हुआ है। बिल्कुल ये पॉइंट है। जब सुप्रीम कोर्ट का एक जज उसको नहीं खोल सकता कि सीक्रेट एक्ट लग जाएगा, तो FIA का एक अफसर कैसे खोल सकता है उसको, और खोल के पढ़ भी सकता है और पढ़ के केस बना सकता है कि बाकायदा कि जी मिसयूज हुआ है। पहला सवाल तो ये है कि उस अफसर के ऊपर क्यों नहीं ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट लगा। दूसरी चीज़ ये है कि कैबिनेट ने बजरिया सर्कुलेशन समरी अप्रूवल दे के उसको डिक्लासीफाई किया था। जब एक डॉक्यूमेंट डिक्लासिफाइड हो जाता है तो फिर ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट उसके ऊपर लग ही नहीं सकता। और आजम खान साहब के जो बात हो रही थी एतराफ़ी बयान की, वो आपको याद होगा एक प्रेस रिलीज एतराफ़ी बयान आया था
जिसमें लिखा हुआ था एक पैराग्राफ के अंदर कि यहाँ पे फलां वाली फुटेज चला देना, यहाँ पे फलां वाला शॉट चला देना, जिसको सारे इतराफी बयान की कॉपी करके चला रहे थे। उस वक्त इतराफी बयान आ चुका था। उसके बाद FIU उनको बुला रही है। अच्छा, मुकदमा भी उसके बाद हो रहा है। उसके बाद FIU इतराफी बयान के बाद मुकदमा हो रहा है। ये टाइम लाइन सर देखते रहिएगा। उसके बाद FIU उनका बयान रिकॉर्ड करने के लिए बुला रहा है। जब 164 का स्टेटमेंट हो गया मजिस्ट्रेट के सामने, जिसकी रिक्वायरमेंट है होना, जो मजिस्ट्रेट के सामने ना होने की वजह से ही इसहाकडार को भी वो 1999 में उदैबिया केस में जो कह लें कि बरियत मिली थी कि वो मजिस्ट्रेट के सामने रिकॉर्डिंग हुआ था, क्योंकि लॉ आ चुका था कि मजिस्ट्रेट रिकॉर्ड करेगा। वो भी अगर मजिस्ट्रेट के सामने हो चुका है तो 164 के बयान के बाद 161 कभी भी रिकॉर्ड नहीं होता, जो बाद में FIA कर रहा था। तो ये पता नहीं किस किस्म की ट्रायल की प्रोसीडिंग्स हो रही हैं। अभी तक मेरी समझ से तो बालातर हैं ये सारी चीज़ें। इसमें नीलम मैं इसमें ऐड करना चाहूँगा, जैसे अभी जुल्करनैन कह रहे थे कि तैयब बलोच साहब ने फैसला सुना दिया कि चेयरमैन PTI को 14 साल की सज़ा हो गई, फांसी घाट पे लटका दिया गया। अगर तैयब बलोच ये बात कर रहे थे तो जुल्करनैन भी उसी नोयत की बात कर रहे थे। उन्होंने तो इस मुकदमे को वैसे ही बोगस करार दे के कह दिया कि इस मुकदमे के अंदर कुछ है ही नहीं। देखें, जो शवाहिद आए हैं उसमें केस को साबित करना है प्रोसिक्यूशन की तरफ से। प्रोसिक्यूशन ने अपना केस पुट कर दिया है अदालत के सामने। प्रोसिक्यूशन अगर साबित कर पाएगी, अगर सेक्शन जो 53A है जो कि 14 साल कन्विक्शन और पेनल्टी, डेथ पेनल्टी से मुतल्लिक है, सेक्शन 53B लगा है, 53 जो है वो 53A है, B है, C है, D है, तो ये उन्होंने अप्रूव करने हैं। अगर ये वो प्रूव कर पाते हैं किसी शक व शुबा से बालातर होकर, तो जाहिर सी बात है कि मुकदमा पॉजिटिव साबित हो जाएगा। लेकिन दूसरी सूरत में ये कहना कि ये जो साइफर है, इसको जो इन्वेस्टिगेशन करने वाला जो तफ्तीशी है वो पढ़ नहीं सकता, देख नहीं सकता, काबीना ने अप्रूवल के साथ इसको जो है वो डिक्लासीफाई कर दिया था। क्या काबीना ऐसा फैसला कर सकती है कि आपके जो एटमी राज हैं उनको पब्लिक करने का फैसला कर दे? ये कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिस पे काबीना भी जो है वो बैठ के फैसला नहीं कर सकती। आपको ये मामला जो है पार्लियामान में ले जाने पड़ते हैं। और जहाँ तक ये बात है कि अपना इन्वेस्टिगेशन वो नहीं कर सकता, वो जो तफ्तीशी था जो FIA का, उसको ये मैंडेट दिया गया था। मैंडेट देने के बाद आप ये देखें, तफ्तीश भी तो करनी है ना, तफ्तीश भी तो करनी है। अगर ये इस आप लॉजिक को मान लें कि तफ्तीश नहीं हो सकती, से तो कोई फिर तो मुकदमा नहीं बन सकता, जज कर सकता है कि फिर तो कोई भी मुकदमा नहीं बना पाएगा। मामला कंटेंट पे नहीं है, मामला साइफर पे है कि साइफर जो उसको उस पे उसने पॉलिटिकल गेन करने की कोशिश क्यों की। जो एक चीज सीक्रेट थी उसको अवाम में क्यों लेके आया, उसको लहराया क्यों, और फिर मान भी रहा कि वो साइफर नहीं था। तो असल मामला देखे, मैं नहीं समझता कि शायद वो जो मुतलका इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर होगा उसने उसका कंटेंट पढ़ा होगा। मामला कंटेंट में तो है ही नहीं कि कंटेंट में क्या था। मामला तो दरअसल ये है कि साइफर पे उसने पॉलिटिकल गेन हासिल ही क्यों किया कि आज तक पाकिस्तान के दुनिया में मुझे कोई ऐसी मिसाल दे दे कि किसी सियासी रहनुमा ने जो है या किसी लीडर ने जो है वो साइफर को अपने सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किया। ये सियासी साइफर तो आते रहते हैं। तफ्तीशी अफसर ने पढ़े बगैर कैसे तयन कर लिया कि ये ठीक कह रहा था इमरान खान, ये गलत कह रहा था? देखिए बात ये है, बात कंटेंट नहीं है। जिस लेटर के ऊपर बात करें कि आपने इसका मिसयूज किया है, जब आपको पता ही नहीं उसके अंदर लिखा क्या है, तो तफ्तीश भी तो करनी है ना। वो जब तक खोलेगा नहीं, उसका कंटेंट नहीं पढ़ेगा, हाउ कम? तो कैसे पढ़ सकता है वो? जब एक सीक्रेट डॉक्यूमेंट है वो तफ्तीशी अफसर के लिए तो लिखा नहीं गया। अगर PM किसी गैर बंदे को नहीं दे सकता तो तफ्तीशी FIA। अच्छा चलिए, हम इस लेटर को एक साइड पे कर लेते हैं, जो गवाहान है उनको एक तरफ कर लेते हैं। हम बात कर लेते हैं पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के अपने ही जो रहनुमा है, उनकी जो ऑडियो लीक्स हुई हैं इसी मामले पर, उनको तो नहीं झुटलाया जा सकता। जुल्करनैन, इस मामले पर जो ऑडियो लीक्स हुई उसमें कई रहनुमा जो हैं वो आपस में टेलीफोनिक गुफ्तगू कर रहे हैं, जिसमें वो बारहा इस चीज़ का जिक्र कर रहे हैं कि इस इशू को या इस साइफर को हमने अपने सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल करना है। इन चीज़ों को कैसे झुटलाया जा सकता है? देखिए, एक पॉलिटिकल गवर्नमेंट थी, ठीक है, अब ये उनका कहना है कि एक साइफर आया जिसमें कहा गया था कि जनाब इनकी हुकूमत को ये जो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस है ये कामयाब हुई तो होएगी, तब आपकी जान छूटेगी तो आपको माफ़ी मिल सकती है, अदरवाइज नहीं हो सकती। ये उनका क्लेम था कि साइफर में ये बातें लिखी गई हैं। बाद में इंटरसेप्ट की स्टोरी हमने पढ़ी है, वो भी किसी किस्म की बातें कर रही थी। नीचे उसका एक जो डॉक्यूमेंट उसमें अटैच था उसमें भी किसी किस्म की चीज़ें थी। ये उनका क्लेम था। अब एक पॉलिटिकल पार्टी की गवर्नमेंट को आप एक साइफर के जरिए या उसके अंदर आए हुए एक मैसेज के जरिए अगर आप डिस्टेबलाइज करना चाह रहे हैं, वो पॉलिटिकल पार्टी उसके ऊपर पब्लिक को नहीं बताएगी कि हमें किस नतीजे में निकाला जा रहा है, तो वो क्या करेगी? चुप करके बैठ जाए, वो ये भी ना कहे कि हमें क्यों निकाला गया। एक बंदा वो यहाँ से इस्लामाबाद से चलता है,
असासे ना छुपाने के ऊपर वो डिस्क्वालीफाई होता है, वो लाहौर तक जाता रहता है जी मुझे क्यों निकाला, मुझे क्यों निकाला। तो एक जिसको बाहर से आके निकालने, उनका क्लेम है हमें बाहर से आके निकाला गया। लेकिन चले फिर इस चीज में कॉल और फेल में तजाद जो है वो भी तो सामने आ रहा है ना। अगर एक बात कर ली गई है तो उसका इतराफ कर लिया जाए कि बिल्कुल ऐसा हुआ है और इसका मिसयूज किया गया है। नहीं, मिसयूज तो उन्होंने खुद कह दिया ना। आप उनके स्टेटमेंट निकाल के देखें जिन्होंने इस साइफर को इस्तेमाल किया, साइफर को जलसे में लहरा के दिखा दिया, वो खुद बात में उस बात से मुकर गए। उन्होंने कहा कि नहीं साइफर नहीं था, ये यहाँ से साजिश हुई थी, ये यहाँ पे किसी और शख्स ने साजिश की थी। वो तो खुद अपने बयान से मुकर गया। तो इससे ये बात जाहिर होती है कि जब ये साइफर का इस्तेमाल किया गया, उसके बाद जब रिपरकशन का पता चला, तो उस चीज को आप जो है वो चेंज करने के लिए, यू टर्न लेने के लिए आपने एक नया बयानिया तराशा। बिल्कुल, तो यही तो हम कह रहे हैं कि उनके अपने बयानात में तजादात मौजूद हैं। और जहां तक ये कहना कि वो साइफर के कंटेंट तफ्तीशी पढ़ नहीं सकता, इस बात को आप मान लें तो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की जितनी मर्जी खिलाफ वर्जियां उतर हैं, फिर तो किसी के खिलाफ केस नहीं बन सकता। और मैं यहाँ पे ये भी ऐड ऑन करना चाहूंगी कि ये वही सीक्रेट एक्ट है जो कि हमें इधर लोकल मीडिया में तो नहीं इतना नजर आ रहा, लेकिन आपके इंटरनेशनल मीडिया में इसकी कॉपीज जो है बाकायदा रिपोर्ट की गई हैं। इसका जो मतन है बाकायदा तौर पर रिपोर्ट किया गया है। तो जब ये साइफर इमरान खान ने लहराया था जलसे में, बकौल उनके कि अगर ये साइफर ही था तो यह जो कागज हम क्या लहराया गया था, उस वक्त नजम सेठी साहब ने ट्वीट किया था कि ये मेरे पास भी है। आमिर मीर ने उनको कोर्ट ट्वीट किया था कि मेरे पास भी है। सीक्रेट तो रहा ही नहीं ना। नहीं, जब हमारे दो सीनियर साफियों के पास उस वक्त लहराने के साथ ही उनके पास आ गया था, तो कि इंटरनेशनल मीडिया में किसी के सोर्स नहीं होंगे कि उनको चीज मिल सके। कहने का मतलब है आप कह रहे हैं कि तफ्तीशी जो है वो कैसे पढ़ सकते हैं, तो भाई तफ्तीशी ने तफ्तीश करनी है। अगर मीडिया में वो चीज आ चुकी है तो भाई तफ्तीश के वर्ड क्यों नहीं पढ़ सकता। ये दोनों वो जर्नलिस्ट हैं जो कभी भी उस वक्त की हुकूमत के करीब नहीं रहे, हमेशा उनके मुखालिफ रहे हैं। उनके मुखालिफिन के पास ये चीज पहुंची हुई थी। दूसरी बात ये कि इस मुकदमे में क्या ये अच्छा होता है कि उनका भी गवाह बनाया जाता है कि आपको किसने दे दी थी कॉपी। उनको कम से कम तफ्तीश तो होती है, उनसे पूछताछ तो की जाती है। उनके अपने ट्वीट्स हैं कि हमारे पास कॉपी है। उनका ये था कि हमारे साथ मतन जो है वो उसमें क्या कहा गया था, जो डिकोड करके हमें कोई चीजें जो थी वो हमें बताई गई है। मतन वाली बात शहीद अरशद शरीफ ने की थी। कॉपी तो एक ही थी जो गुम हो गई, वो मिल ही नहीं रही। कॉपी तो सिर्फ एक ही थी। तो नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल का दूसरा इजलास किसकी बुनियाद पे हुआ था? उसमें क्यों नहीं ये जिक्र हुआ कि कॉपी गुमी हुई है? जब शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म थे, ये जरूर पता था कि पानी की 2 बोतलें चेयरमैन पीटीआई जाते हुए साथ ले गए वज़ीर आज़म हाउस से। ये नहीं पता चला कि साइफर भी साथ ले गए। साइफर गुम कहां पर हो गया? चेयरमैन पीटीआई साहब भी कह रहे हैं मुझे नहीं पता, तो वो किधर गया है फिर? सारा मसला तो साइफर था, ये तो पीएम ऑफिस स्टेटमेंट आ गया। पहले तो यही था ना कि जो साइफर लेके गया साइफर उसके पास है। ये जो गुम होने की बात कर रहे हैं जुल्करनैन साहब, जिसके पास था उसने कह दिया मुझसे गुम हो गया। वो तो खुद कन्फेस कर रहे हैं। आप माने या ना माने, वो तो खुद मान रहे हैं। एफआईआर में एक सेक्शन डाल दें गुमशुदगी के भी, 5 और 9 में गुमशुदगी का तो जिक्र ही ना एफआईआर में जिक्र है। चलो ठीक है, मेरे ख्याल में अब इस मामले की जो गुत्थियां हैं वो खुलना शुरू हो चुकी हैं। फाइल जो है बड़ा स्पीडी आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। लग ऐसा रहा है कि इलेक्शन से कबल या इलेक्शन के आसपास इस मामले को निपटा दिया जाएगा अदालतों की तरफ से, और कोई ना कोई अहम फैसला जो है साइफर केस से मुतालिक चेयरमैन तहरीक इंसाफ और उनके जो वो अफराद जिनको इन केसेस में नामजद किया गया है उनसे मुतालिक अहम फैसला आ सकता है। मुझे लेनी है यहाँ पर एक छोटी सी ब्रेक के बाद वापस आते हैं और इसी से मुतालिक एक अहम और टॉपिक है उस पर बात करेंगे। स्टे विद अस। ब्रेक के बाद आपको कहेंगे खुशामदीद। नाज़रीन, चलते हैं अब अपनी अगली टॉप स्टोरी की तरफ, जो कि है फैज़ाबाद धरना केस से मुतालिक। जी हाँ, फैज़ाबाद धरना केस से मुतालिक आपको बताते चलें कि पाकिस्तान के 2017 के धरने में एक अहम फैसला जो था सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से मुतालिक वो आया था। नज़रसानी की दरख्वास्तें जो थी वो समाअत के दौरान वफाकी हुकूमत, तहरीक इंसाफ और इलेक्शन कमीशन ने भी अपनी अपनी दरख्वास्तें वापस ले ली हैं। अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान ऐवान ने यह कहा है कि हम नज़रसानी दरख्वास्त वापस लेना चाहते हैं। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने इस्तफसार किया कि आप दरख्वास्त क्यों वापस ले रहे हैं, कोई वजह है? अटॉर्नी जनरल ने जवाब दिया कि कोई ख़ास वजह नहीं, सिर्फ नज़रसानी दरख्वास्त वापस लेना चाहते हैं। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि लिखे ना कि हमें हुक्म आया था कि नज़रसानी दरख्वास्त दायर की थी, ये भी लिखें कि हुक्म कहाँ से आया था। चीफ जस्टिस ने मजीद कहा कि हर एक का एहतसाब होना चाहिए, हम खुद से शुरू कर सकते हैं, सब सच बोलने से क्यों इतना डर रहे हैं? चंद के अलावा बाकी सब दरख्वास्तें वापस लेना चाहते हैं। अदालत ने फरीकैन से तहरीरी जवाब तलब करते हुए समाअत 1 नवंबर तक मुलतवी कर दी। केस में मजीद क्या कुछ हुआ जानते हैं अपने नुमाइंदगान से। इमरान वसीम अहम केस था और वो केस जो कि 4 साल बाद एक तरह से मुकर्रर हुआ, और मुकर्रर होने से कब जब चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब अभी अपना कलमदान संभालने वाले थे तो पहले से ही मुख्तलिफ हलकों में चहमगोइयाँ थीं कि ये केस जो है वो फिक्सेशन के करीब जा रहा है और अहम तरीन केसेस में शुमार होता है।
अभी तक की जो प्रोसीडिंग्स हुई हैं उसमें क्या लग रहा है? बड़े ढके छुपे अल्फाज में भी चीफ साहब की तरफ से बड़े सख्त रिमार्क्स जो हैं वो दिए गए, मुख्तलिफ जो मुतल्लिका इदारे हैं उनको भी एक तरह से ललकारा गया है, और कैसी पेशरफ्त होती हुई नज़र आ रही है अभी इसमें? देखिए नीलम, सबसे पहले तो मैं आपको दाद दूंगा कि आपने हमारे जो अटॉर्नी जनरल हैं मंसूर उस्मान अवान साहब, उनका आपने नाम किसी गलती के बगैर ले लिया, वरना जब हम उनका नाम पुकारने लगते हैं मतलब इस नोयत का उनका नाम है कि कभी उस्मान मंसूर अवान कह देते हैं, कभी मंसूर उस्मान अवान कह देते हैं, तो ये आगे पीछे हो जाता है उनका नाम। तो आपने बड़ी जो है वो महारत के साथ, फ्लुएंसी के साथ जो उनका नाम जो है वो दुरुस्तगी के साथ लिया। जहाँ तक आप केस की बात कर रहे थे नीलम, इसमें जो चीज़ें रिमार्क्स हुए, जो लोगों ने पॉइंट ऑफ व्यू दिया, उन तमाम चीज़ों से हट के कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो अभी मीडिया पे उस तरीके से डिस्कस नहीं हुई। एक तो जो काजी फाइसर साहब का सवाल था कि 4 साल पहले किसके कहने पे ये दायर हुई पिटीशनें, अब इसमें पेमरा की थी, इसमें इलेक्शन कमीशन की थी, इसमें आईबी की थी, तो इसमें पीटीआई की भी थी। तो सवाल ये है कि लगता ही है, बेशक सवाल का जवाब आगे से नहीं आया, नजर आ रहा है कि 4 साल पहले जब ये फैजाबाद धरना केस के फैसले के खिलाफ नजरसानी की दरखास्तें दायर हुई थी, इन दरखास्तों के पीछे कोई ना कोई सपोर्ट थी, बिल्कुल इन दरखास्तों के पीछे कोई ना कोई हाथ था। आज वो हाथ नहीं था, आज वो सपोर्ट नहीं था जब सुप्रीम कोर्ट में फैजाबाद धरना नजरसानी केस की समाअत हो रही थी। आज वो बिल्कुल जो इदारे खड़े थे, जो पेमरा के थे, जो आईबी के थे या जो इलेक्शन कमीशन के थे, वो अपना फैसला बता रहे थे कि हम ये वापस लेना चाहते हैं। यानी पहले कोई पीछे था जिसके कहने के ऊपर ये दायर हुई, आज वो नहीं था, तो नजरसानी की दरखास्तें वापस लेने का फैसला किया गया। एक तो इसका एंगल ये है। दूसरा इसमें जो अहम बात है, जो मेरे ख्याल से किसी ने भी इसको नोट नहीं किया, हम अपने चैनल पे इसको डिस्कस करते हैं, वजारत दिफा की जो नजरसानी की दरखास्त थी, अब अटॉर्नी जनरल पेश होते हैं, वो कहते हैं कि हम नजरसानी की दरखास्त वापस लेना चाहते हैं। अब वजारत दिफा की नजरसानी की दरखास्त, आप ये बताएं कि वापस लेने का फैसला कौन करेगा? क्या निगरान हुकूमत ये फैसला कर सकती है कि वजारत दिफा की नजरसानी की दरखास्त हो और सुप्रीम कोर्ट में जाके कहे कि हम ये वापस लेना चाहते हैं? सवाल ही पैदा नहीं होता। इसका फैसला, वजारत दिफा की नजरसानी दरखास्त वापस लेने का फैसला वहीं पे किया गया जहां पर यह फैसला होता है, वहां से फैसला होना कि नजरसानी हमने वापस लेनी है। तो इसका दूसरा एंगल ये है, तीसरा एंगल ये है कि जहां से इस नजरसानी की दरखास्त को वापस लेने का फैसला किया गया, वहां पे गालिबन ये सोच भी पेनिट्रेट कर रही है, जो हम अंदाजा कर सकते हैं, एनालिसिस कर सकते हैं कि वो इस फैसले पर अमल दरामद करना चाहते हैं। उन्होंने फैजाबाद धरना केस का फैसला मान लिया कि हम इसके ऊपर अमल दरामद करेंगे। तो अटॉर्नी जनरल जहां पे ये कह रहे थे कि हम ये वापस लेना चाहते हैं, वहीं गालिबन 2 से 3 मरतबा उन्होंने कहा अदालत से, बल्कि आखिर में तो उन्होंने इस्तदा की कि हमें 2 माह का वक्त दिया जाए इस फैसले पर अमल दरामद करने के लिए। तो अदालत ने कहा कि 2 माह ज्यादा हैं, तो 1 माह का तकरीबन उन्हें वक्त दे दिया। तो 1 माह जब ये इसकी दोबारा तारीख लगेगी, 27 अक्टूबर तक तो रिपोर्ट पेश करनी है ना वफाकी हुकूमत ने कि फैसले पर कितना अमल दरामद हुआ, किस हद तक हुआ। तो इसमें तमाम एंगल से जो फैसलों में लिख दिए गए हैं, तमाम चीज़ों की इम्प्लीमेंटेशन होगी, जो कि वजारत दिफा के हवाले से भी है, उनकी रिपोर्ट भी आइंदा समाअत पे पेश की जाएगी। तो ये एक बड़ा अहम नुकता है इस केस का। ठीक है तैयब, इस मामले पर जब समाअत हो रही थी तो चीफ जस्टिस की तरफ से कई मौक़ों पर यह कहा गया कि आप लोग सच बोलने से घबराते क्यों हैं, लेकिन कई मौक़ों पर चीफ जस्टिस साहब ने भी ना ढके छुपे अल्फाज में बात की। चाहिए तो था उनको भी कि वो भी ज़रा खुल्लम खुल्ला बोल देते। एक मौके पर यह भी कहा कि एक और कनाडा वाले साहब के बाद उन्होंने फिर जो जिक्र किया था यहाँ वाले साहब का, कहा कि मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा लेकिन उनके केसेस भी मेरे पास मौजूद हैं। एक बड़ा क्लियर मैसेज दिया गया है उनकी तरफ से, इस पर आप क्या कहेंगे? क्या उनको भी नहीं चाहिए था कि वो ज़रा खुले डुले अल्फाज में बोल ही देते, नाम ले देते? देखिए हाँ, केस कौन सुनता, फिर वो अपनी राय नहीं दे सकते थे, लेकिन उन्होंने जो कुछ कहा, जो कुछ किया, वो तो वो हक़ाइक़ थे जो वो सामने रखना चाह रहे थे। और उन्होंने देखें, बात ये होती है कि बाज़ औक़ात आप, बसा औक़ात आप इशारे किनारियों में चीज़ें बयान कर जाते हैं। तो जो उनका मनसब है, उस मनसब का तकाजा यही था, जितना उन तक लिमिट थी उन्होंने उस लिमिट तक रहे। लेकिन बात अगर हम देखें कि इस पूरे मामले के अंदर कि ये वो मरकज़ी केस है जो खुद चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा के खिलाफ एक वजह भी बना कि हमने देखा कि किसी केस को बेस बना के उनको उसके खिलाफ रेफरेंस दायर किया गया। और इसमें 2 चीज़ें, मैं पॉलिटिकली अगर इसको एस्पेक्ट को देखूं कि 2 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। एक है MQM और एक है तहरीक इंसाफ, दोनों इसमें फरीक हैं, दोनों ने नजरसानी दायर की। और जब ये फैज़ाबाद धरना केस का फैसला दिया गया था तो उस टाइम अगरचे वो TLP का मामला था, लेकिन उससे पहले जो एग्जाम्पल्स कोट की गई उसमें
तो वो PTI से मुतल्लिक भी थी, जो 2017 में PTI का और पैट का जो है वो इज्तिमाई धरना था हमारी पार्लियामेंट इसके सामने इशारा दस्तूर पे। हाँ, और उससे पहले वो जो हुआ था कि 12 मई वाला जो सानिया हुआ था MKM वाला मुशर्रफ इरा के अंदर, तो वो चीज़ें कोट की गई थी। तो इन दोनों की ऑब्जर्वेशन थी कि हमें जो है वो हमारे वो चीज़ें कोट की गई हैं तो अदालत इस पर जो है नज़रसानी करे। लेकिन अनएक्सपेक्टेडली कि तहरीक इंसाफ का यू टर्न कर जाना जो है वो एक गैर मुतवक्के तौर के ऊपर था। हमें उम्मीद नहीं थी कि तहरीक इंसाफ जो है वो ये प्ली इख्तियार कर लेगी कि नहीं जी, अब फैज़ाबाद धरना केस के ऊपर जो है आप इम्प्लीमेंट कराएं। ये एक अनएक्सपेक्टेड इसका मतलब है ना तैयब कि उस वक्त उस PTI की नजरसानी के पीछे भी कोई था, कोई था, उसके पीछे भी कोई था, तो रीजन तो थी। लेकिन मेन ये है कि तहरीक इंसाफ और MQM ये दोनों जब हुकूमत में आती हैं तो MQM के इत्तेहाद भी इनका हो जाता है, तो MQM के वजीर कानून बन जाते हैं फरोग नसीम साहब, और इधर से तहरीक इंसाफ। तो इन दोनों ने फिर इसी चीज़ को इशू बना के, वजह बना के जो है वो काजी साहब के खिलाफ रेफरेंस भी दायर करते हैं। लेकिन अब चीज़ें जो है वो कट एंड क्लियर हो चुकी हैं 4-4.5 साल के बाद। लेकिन एक चीज़ जो इंटेंशन मैं बयान करना चाहूँगा चीफ जस्टिस की, उसकी इंटेंशन किसी को सजा देना नहीं है। उनकी इंटेंशन ये है कि जो हमसे गलतियाँ हुई हैं तो हमें मट्टी पाव वाला काम नहीं करना चाहिए कि भाई कराची में जो है 12 मई को 55 वकील मर गए और मट्टी पाव उनके मट्टी पाव नहीं, उनके हम खुद से शुरू करते हैं कि हम खुद अपनी करेक्शन करते हैं कि, और खुद उन्होंने कहा भी सही कि पहले हमें देखना चाहिए कि ये केस का 4.5 साल बाद लगा क्यों, पहले क्यों नहीं लग सकता था। तो उन्होंने कहा कि जो कौमें होती हैं ना वो अपनी गलतियों को मानती हैं, उनको तस्लीम करती हैं और फिर उनको सुधारती हैं और फिर वो खुद तसाबी के अमल में जाती हैं। तो चीफ जस्टिस की फैज़ाबाद पूरे धरने केस के अंदर जो है वो मुकम्मल इंटेंशन यही है कि हम अपनी गलतियों से सीख जो माजी में गलतियां हुई है उनको दोहराया ना जाए बल्कि उनको ठीक किया जाए। जुल्करनैन इकबाल, तहरीक लब्बैक से मुतल्लिक चीफ जस्टिस ने अहम रिमार्क्स देते हुए कहा कि हम तो ये कर रहे थे उम्मीद कि शायद वो नज़रसानी पे आएंगे क्योंकि फ़ैसला जो था एक तरह से उनके ख़िलाफ़ था, लेकिन वो नहीं आए, दीगर लोग आ गए। और बड़ी तारीफ़ की मौलाना रिजवी साहब की भी, अल्लाह पाक उनको गरीक़ रहमत करे, और बड़े अहम रिमार्क्स दिए गए उनके हवाले से भी। और ये भी कहा गया है कई मौक़ों पर कि भाई आप लोग, चाहिए था आप लोगों का कि आप लोग हमसे गिला करते हैं कि हम लोगों ने लेट जो है दरख्वास्तें फ़िक्स क्यों की हैं, लेकिन साथ ही साथ ये भी कहा कि अब यके बदीगरे जब दरख्वास्तें वापस ले रहे हैं तो क्यों ना आप सब पे जुर्माना भी कर दिया जाए। देखिए, ये बात जो चीफ जस्टिस को अगर ये पता है कि हमने खादिम रिजवी साहब मरहूम और उनकी जमात के मुतल्लिक उनको नज़रसानी दायर करनी चाहिए क्योंकि फ़ैसला उनके ख़िलाफ़ था, तो पहले उनको कम से कम इतना ज़रूर ख्याल होना चाहिए था कि कानून ये बड़ा वाज़ेह है कि किसी का मौका सुने बगैर उसके खिलाफ फैसला नहीं लिया जा सकता। धरने की कितना अर्सा प्रोसीडिंग होती रही है उस केस की, एक दफ़ा भी उन्होंने TLP को नोटिस करके बुलाया नहीं, उनको तलब नहीं किया गया उनके क़ियादत को या उनके वकला को कि वो आएँ और आके अदालत के अंदर अपना मौक़िफ़ इस वाले से दें। वो फ़रीक नहीं थे, लेकिन इसी वजह से उनके वकील सजाद अकबर अब्बासी अदालत के अंदर बैठे हुए ज़रूर थे। बाद में मैंने उनसे पूछा कि आप बोले क्यों नहीं, उन्होंने कहा मेरा क्या, वो दिमाग ख़राब था, मैं दीवार में जाकर टक्कर मारता। जब हमें उन्होंने बुलाया नहीं और उन्होंने अच्छे अल्फाज इस्तेमाल कर दिए तो हमारा ये मामला यहाँ पर इस हद तक निबट गया था। दूसरी बात ये कि चीफ जस्टिस साहब ने जो कहा कि हमें एहतसाब अपने से शुरू करना चाहिए, हम भी काबिल एहतसाब हैं, तो फिर वो मनी ट्रेल वो दे दें जिसका सारा फटा पड़ा हुआ था। और तीसरी चीज़ ये है कि जिस मैं बोल लूँ प्लीज़ जुल्करनैन, अच्छा तीसरी चीज़ ये है कि जो अगर काजी साहब ये कहते हैं कि उनके खिलाफ जो रेफरेंस था वो फैज़ाबाद धरने का ऑफ शूट था कि इस जजमेंट की वजह से वो सारा उनके खिलाफ केस बना और वो सारी जो उनके कहते हैं हैरेसमेंट हुई, सारा मामला हुए। चलें अगर ऐसी बात है तो फिर हम उनको ले जाते हैं, वो क्योंकि अक्सर बैठे बैठे इस्लामिक जो प्रिंसिपल्स हैं उनकी वो बात करते हैं तो उनको थोड़ा सा ले जाते हैं। हज़रत अली के दौर में हज़रत अली करमल्लाह वजह जब एक जंग के दौरान एक काफिर को कत्ल करने लगे थे तो उसने उनके मुंह पे थूक दिया था, फिर उन्होंने उसको छोड़ दिया और ये कह के छोड़ा कि पहले मैं तुझे कत्ल कर रहा था इस्लाम के लिए, लेकिन अब इसमें मेरा ज़ाती गुस्सा भी शामिल हो गया, इसलिए मैं तुझे कत्ल नहीं कर रहा, मैं तुझे जान बख्शी कर रहा हूँ। उसको छोड़ दिया था उन्होंने। काजी साहब गो के रिव्यू है तो काजी साहब ही सुन सकते हैं ऑथर जज से इसके, लेकिन अब क्योंकि रिव्यू वापस लिया जा रहा था तो उनका यही चाहिए था कि रिव्यू वापस करके छोड़ दें, क्योंकि अगर उनके बकौल ये
उनके खिलाफ सारे मामलात की जड़, फसाद की जड़ ये फैसला था जिसकी वजह से सारा कुछ उनके खिलाफ हुआ, तो फिर इसमें उनका जाती गुस्सा भी शामिल हो चुका है, तो फिर वो इस इस्लामिक प्रिंसिपल को भी तरह फॉलो करें। देखिए, अभी जिस तरह आपने कहा कि कुछ एक चीज और ये उनको सुनने का मौका नहीं मिला, तो चीफ जस्टिस ने ये भी बोला है कि मैं नहीं चाहता कि टीवी पे बैठ के या टॉक शोज में बैठ के या यूट्यूब पे बैठ के ये कहा जाए मेरे बारे में कि मैं सुन नहीं रहा आपको, मैं इसलिए आपको मौका दे रहा हूँ। ये बात उन्होंने कही थी साबिक चेयरमैन पैमरा के हवाले से, जो उस वक्त वहाँ पे मौजूद थे और पहले कहते रहे हैं यूट्यूब चैनल पे कि मुझे नहीं बुलाया, मुझे नहीं बुलाया, मैं ये लिख के दूंगा, मैं वो दूंगा। उनको जब कहा जाता तो वो सामने आ जाते, उस वक्त खैर वो भी नहीं आए, बैठ के सुनते रहे। बाद में एक और यूट्यूब चैनल पे उन्होंने जाके कह दिया कि जी मैं अब लिख के दूंगा कि ये हुआ था तो वो हुआ था, चले वो लिख के देंगे तो सारी बात सामने आ जाएगी। तो मामला ये है कि वो टीएलपी के हवाले से उन्होंने कोई खास बात तो नहीं की, सिर्फ इतना उनके हवाले से कहा था कि उन्होंने फैसला तस्लीम कर लिया, हम सबको गलतियां माननी चाहिए। तो बात यह है कि जब वजारत दिफा समेत सब लोग ये कह रहे हैं कि हम अपनी दरखास्तें वापस लेना चाहते हैं, 3 इसमें पटिशनर्स ऐसे थे जैसे इजाजुल हक साहब हैं, शेख रशीद हैं और पीटीआई हैं। इनकी पटिशनें पढ़ ली, उन्होंने सिर्फ ये लिखा कि हमारे वाले से जो ऑब्जर्वेशंस दी गई हैं, जिसकी बेस खुफिया इदारों की एक रिपोर्ट थी जिसका फैसले में जिक्र भी किया, जो पढ़वाई भी थी इजाजुल हक साहब के वकील से, उन्होंने चीफ जस्टिस साहब ने, उन्होंने कहा हमने अपनी तरफ से लिखा खुफिया इदारों की रिपोर्ट थी, अगर आपको इस ऑब्जर्वेशन पे इतराज है जो खुफिया इदारों की रिपोर्ट में आया है तो आप एक बयान हल्फी दे दें। यही अली जफर ने भी कहा था कि हमें फैसले के ऊपर एतराज़ नहीं है, जो ये कहा गया कि पीटीआई उलमा विंग ने मैसेजेस रिलीज किए थे, हमें उसके ऊपर खाली उस ऑब्जर्वेशन की हद तक हमारे रिव्यू है, लेकिन हम उसको भी अब प्रेस नहीं करना चाहते। तो इसी तरीके से शेख रशीद क्योंकि वह मौजूद नहीं है, उनके वकील भी नहीं थे, इसलिए उनका भी मौक़िफ़ सामने नहीं आ सका था। तो चीज़ ये है कि जब सब लोग वापस ले रहे थे तो अब जजमेंट इंप्लीमेंट गवर्नमेंट को ऑर्डर दे दें कि इंप्लीमेंट करें, बाद में इंप्लीमेंटेशन के लिए तो हाई कोर्ट्स का फोरम मौजूद है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले में इंप्लीमेंट करवाया जाए, खुद वो ना करें क्योंकि वो कहते हैं कि इस केस की वजह से वो एक तरह से पार्टी बनने का उनका तासुर आ रहा है। बाकी वजारत दिफा ने अब क्योंकि अपना रिव्यू वापस ले लिया है, तो जो पैरा 15 में उनको हिदायत थी कि वो उनके जरिए तमाम जो सर्विसेज चीफ्स हैं वो इंक्वायरी करें कि अगर किसी ने हलफ की खिलाफ वर्जी की है तो उसके खिलाफ कार्रवाई हो, अगर किसी ने की होगी तो वो खुद कार्रवाई करके अदालत को या हाई कोर्ट को रिपोर्ट पेश कर देंगे। तो मेरा ये ख्याल है कि अब इस मामले को ख़त्म करना चाहिए चीफ जस्टिस साहब की अपनी हद तक, अगर उनका ये केस दुरुस्त है कि वाकई इसी धरने की और इस फैसले की वजह से मेरे खिलाफ कार्रवाई हुई है। तो ठीक है, मेरे ख्याल में नज़रसानी से मुतालिक ये मामला था और इस पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की तरफ से एक मौका दिया जा रहा है और ये इसको पॉजिटिवली देखना चाहिए कि तमाम जमातें वो ये ना कहें कल कलां को आकर या तमाम फरीकैन कि हमें सुनने का मौका नहीं दिया गया, और वो लोग जो वहाँ पे मौजूद नहीं थे उनको भी एक तरह से अदालत की तरफ से वक्त दिया गया है। 27 अक्टूबर जो है वो डेट दी गई है तमाम फरीकैन को नज़रसानी से मुतालिक कि जो अपनी पेशरफ रिपोर्ट है वो जमा करें, और अटार्नी साहब को भी हिदायत दी गई है कि फैसले पर अब तक जिस हद तक अमल दरामद हुआ है वो भी रिपोर्ट जमा कराई जाए और आइंदा यकम जो नवंबर है तब समात होगी। अपकमिंग वीक पे चलते हैं क्विकली। आप बताइएगा इमरान वसीम, आइंदा हफ्ते क्या कुछ होने जा रहा है सुप्रीम कोर्ट में? एक तो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल है जो कि 3 अक्टूबर को है। आइंदा हफ्ते सबसे बड़ा केस तो यही है जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल का मुकर्रर किया गया है। अब इसमें 3 अक्टूबर की तारीख तो उसी रोज़ दे दी थी जब 18 सितंबर को इस केस की पहली समाअत हुई थी, लेकिन इसमें जो एक चीज़ और देखने की है कि इसमें तमाम जो मुतलका फरीकैन थे उनसे कहा गया था कि आप 25 सितंबर तक अपने जवाब दाखिल करवा दें। हुकूमत से भी कहा गया था आप भी अपना जवाब दाखिल करवा दें। तो जो पटिशनर साइड की तरफ से जवाब आए हैं उसमें तो यही कहा गया कि कानून बिल्कुल ठीक है, आप कानून बिल्कुल गलत है, कानून को आप जो है वो कलअदम करार दें और हमारी दरख्वास्तों को एक्सेप्ट कर लें। दूसरी तरफ जो सियासी जमातों को नोटिस किया गया था, सियासी जमातों के ये जवाब आए हैं कि आप इस कानून को रहने दें और दरख्वास्तों को डिसमिस कर दें। लेकिन वफाकी हुकूमत से जो 5 सवाल पूछे गए थे उन सवालों का उन्होंने जवाब भी दे दिया है। लेकिन इसमें कि जो एक और अहम नुकता है, क्या आइंदा की जो तारीख है उस पर लाइव स्ट्रीमिंग होगी, क्या वो भी ये मेरे ख्याल में हम तैयब से पूछे। तैयब एक कमेटी बनाई गई है इस मामले पर, क्या करने वाली है कमेटी? क्या लाइव स्ट्रीमिंग होगी? तो फैसला तो कमेटी ने करना है, और वैसे अटॉर्नी जनरल ने इतना ओपन कोर्ट के अंदर चीफ जस्टिस को बता दिया था कि लाइव स्ट्रीमिंग जो इतनी देखी गई, इतना पाकिस्तान और इंडिया का मैच भी नहीं देखा गया जितना कोर्ट। उन्होंने रेवेन्यू की भी बात की थी, हाँ, वो भी दे दिया तो जाए। इससे अब हमें यही तवक्को है कि शायद इस मामले की तो लाइव स्ट्रीमिंग होगी बाकियों की बाद में शायद चीजें वो। आपको क्या लग रहा है क्या होने वाला है? नीलम, चीफ जस्टिस ने खुद कह दिया था ये फैजाबाद धरना केस में, जब किसी ने लाइव स्ट्रीमिंग की बात की तो उन्होंने कहा कि मैं तो चाहता हूँ हर अहम केस दिखाए जाएं, लेकिन प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर को हम पायलट प्रोजेक्ट के तौर पे ले रहे हैं। इससे वाजे तो यही लगता है बज़ाहिर, मुझे तो कम से कम ये समझ आ रही है कि इसकी अगली हियरिंग भी लाइव होगी। दूसरी एक और चीज़ है, 6 अक्टूबर को नीलम एक समाअत होनी है। चौधरी परवेज़ इलाही की जो एहलियाँ हैं कैसरा इलाही, उनकी जानिब से जो पिटीशन की गई थी सुप्रीम कोर्ट में लाहौर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ कि उनके हस्बैंड को, साबिक वज़ीर आला पंजाब को हिरासत में रखा गया है, उनकी जो दोबारा गिरफ्तारी है वो गैर कानूनी है।
उस हवाले से जस्टिस सरदार तारिक ठीक है। मसूद साहब, जस्टिस मंसूर अली साहब और जस्टिस मुसरत हिलाली पर मुश्तमिल 3 रुकनी बेंच है, वो भी इस मामले की समाअत ठीक हो गया। थैंक यू सो वेरी मच मेरे तीनों नुमाइंदगान का। और आखिर में जाते जाते तैयब के बिहाफ पे खबर थी जो कि वो देना चाह रहे थे, वो मैं आपको शेयर करती चलती हूँ कि कुछ जुडिशल रिफॉर्म से मुतालिक जहाँ पर दीगर स्टेक होल्डर्स जो हैं वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से मिल रहे हैं, तो वहीं पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान गालिबन आइंदा हफ्ते हो सकता है कि सहाफ़ियों से भी एक मुलाकात करे और उनसे भी उनकी राय ली जाएगी। और एक अच्छी पेशरफ्त है, एक अच्छे कॉज के लिए काम हो रहा है, इसको हमें डेफिनेटली अप्रिशिएट करना चाहिए। और यकीनी तौर पर आइंदा हफ्ते हमारा जो पैनल है वो भी इस मुलाकात में शामिल होगा और अंदर की जो खबरें होंगी केसेस से मुतालिक वो आपके साथ आइंदा हफ्ते शेयर करने का मौका भी मिलेगा। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।